हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रामा एकेडमी में। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। ये पार्ट बी है, पार्ट ए आ चुका है। जिन साथियों ने नहीं देखा है उसे सबसे पहले जाकर के देखें। आज के इस सेशन में हम लोग 73 एंड 74 संशोधन को डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ पंचायतों से संबंधित जितने भी अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे और नगर पालिका से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स अनुच्छेद हैं उन्हें भी हम लोग आज डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ये सारे अनुच्छेद आज ही के सेशन में याद भी करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं। मैंने इंडेक्स बनाया था जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पहले पार्ट में पढ़ लिया है। बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप लोग देखिए उसे। डिटेल में मैंने बनाया है और मैंने आपको समझाया भी था कि डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में आप लोगों को अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं और बहुत कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा डेप्थ में पढ़िए। तो हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन देख लिया था, ठीक, सत्ता का विकेंद्रीकरण देख लिया था, इतिहास देख लिया था, जो भी इसके बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थे, जो भी समितियां थी हमने डिटेल में देखा, याद भी किया। फिर उसके बाद थोड़ा सा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भी देखा था। मैं आप लोगों को बहुत ही स्पीड में क्विक रिवीजन कराता हूं, ठीक। उसके बाद हम लोग आज का सेशन 73वां 74वां संविधान संशोधन और फिर उसके बाद सारे अनुच्छेदों को आज के सेशन में याद करेंगे, ठीक। चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन। क्या होता है स्थानीय स्वशासन? स्थानीय लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्थानीय लोग वे लोग कहलाते हैं जो कि गांवों में, छोटे कस्बों में बसते हैं, है ना, और जो कि सरकारों से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से काफी दूर है। जो भी सरकारों के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं वह उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसीलिए उद्देश्य बनाया गया पंचायती राज व्यवस्था का, जिससे कि स्थानीय लोगों को थोड़ा सा उनको क्या दिया जाए, उनको अधिकार दिया जाए और अधिकार प्रदान करके उन्हें अपनी समस्या का समाधान खुद करने के लिए प्रेरित किया गया। यही उद्देश्य को लेकर के हमने पंचायती राज व्यवस्था बनाई, जो कि 1992-93 में संविधान संशोधन के द्वारा उसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, ठीक, और पूरे देश में लागू भी कराया गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्थानीय स्वशासन देखा, स्थानीय लोगों के द्वारा स्वयं शासन, निचले स्तर पर लोगों का भागीदार बनाना, भागीदार शासन व्यवस्था में बनाना, ठीक, जिससे कि वो अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान निकाल सकें। उसके बाद एक टर्म है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अभी यह व्यवस्था लागू कैसे की जाए, इसका आंसर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के द्वारा। क्या होता है विकेंद्रीकरण? तो हमने आपको समझाया था, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि जो भी शक्तियां हैं उन शक्तियों का विभाजन करना, शक्तियों को एक जगह केंद्रित ना करना, बल्कि उसे अलग अलग स्तर में तोड़ करके शक्तियों को विभाजित कर देना और सभी को शक्तियां दे देना, जिससे कि वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं निकाल सकें। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को हमने कई राज्य सरकारों में विभाजित किया, जिससे कि राज्य सरकार अपने राज्यों में कार्य कर सकें, अपने डिसीजंस खुद ले सकें। उसके बाद हमने स्थानीय स्वशासन हेतु सरकारें बनाई, जैसे कि मुखिया वगैरह, पंचायत वगैरह, जिला स्तर पर, खंड स्तर पर और ग्राम स्तर पर। हमने देखा था ग्राम पंचायत, उसी तरीके से नगर पालिका। और अगर नगरीय क्षेत्र है, दो क्षेत्र थे हमारे, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, तो वहां पे हमने नगर पालिका की व्यवस्था की गई, वो भी 3 स्तर पे की गई थी। तो इस तरीके से शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिससे कि सभी लोगों को अधिकार दिया गया कि वो लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं निकाल सके। इतना समझ में आ गया था। फिर पंचायती राज का इतिहास हमने देखा था कि सबसे पहले कौन सा साम्राज्य था। मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में जल्दी जल्दी आपका रिवीजन कराता हूं कि सबसे पहले चोल साम्राज्य था, जिसने स्थानीय स्वशासन व्यवस्था लागू की थी। एंशिएंट हिस्ट्री की बात चल रही है। उसके बाद ब्रिटिश काल में सबसे पहले आपको मैंने सन याद कराया था 1864, भारत सरकार के द्वारा पहली बार एक प्रस्ताव पारित किया गया। और वह प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1864 में।
और यह प्रस्ताव किससे संबंधित था? स्थानीय स्वशासन से संबंधित था। तो प्रश्न बनेगा, पहली बार भारत सरकार के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया स्थानीय स्वशासन से संबंधित, और वह कब किया गया? 1864 में। फिर 1870 में लॉर्ड मेयो के द्वारा कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता दी गई पंचायतों को। तो पहली बार किसके द्वारा पंचायतों को कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता दी गई? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा। और कब दी गई? 1870 में। उसके बाद स्थानीय स्वशासन के जनक जो हैं लॉर्ड रिपन हैं, ये लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित किया गया। उसी प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो प्रस्ताव रिपन के द्वारा दिया गया उसी प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जा रहा है। और उसे मैग्ना कार्टा इसीलिए कहा गया क्योंकि उस प्रस्ताव में उपखंडों और जिला बोर्डों की स्थापना की गई थी। मतलब इन्होंने स्थानीय लेवल पर यहाँ पे शक्तियों को क्या किया? विभाजित किया। उपखंड बनाए और जिला बोर्ड बनाया इन्होंने। और यहां तक कि प्रस्ताव पारित करने के बाद इन्होंने इसका निर्माण भी कराया। इसीलिए इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। यह है लॉर्ड रिपन। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद 1935 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम में क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था को केंद्रीय विषय से हटा करके राज्य का विषय बनाया गया और राज्य के विषय में भी हस्तांतरित विषय में डाला गया। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 में इसे पूरी तरीके से राज्य का विषय बना दिया गया। पूरी तरीके से राज्य का विषय बन गया। इसे वित्तीय स्वायत्तता भी दे दी गई, ठीक। उसके बाद महात्मा गांधी जो कि ग्राम स्वराज पर बल देते हैं, घोर समर्थक हैं, ठीक। उसके बाद संविधान सभा के द्वारा जब देश आजाद हुआ, जब संविधान का निर्माण हो रहा तो संविधान निर्मात्रियों के द्वारा इसे भाग 4 अनुच्छेद 40 में रखा गया। भीमराव अम्बेडकर इसके पक्ष में नहीं थे, इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसे स्थान दिया गया। संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है इस समय तक। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ग्रामीण विकास हेतु कुछ योजनाएं चलाई गई, कार्यक्रम चलाई गई। तो यहां से प्रश्न बनेगा कि पहली बार आजाद भारत सरकार के द्वारा, मतलब आजादी के बाद जो भारत सरकार है, आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार ही ब्रिटिश भारत सरकार थी। आजादी के बाद जो भारत सरकार है उसके द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो आजाद भारत सरकार है, ठीक। तो सबसे पहला जो कार्यक्रम चलाया गया वो था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत सरकार के द्वारा कौन सा कार्यक्रम सबसे पहला चलाया गया था जो कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो नाम याद रखना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो कि 2 अक्टूबर 1952 के दिन लागू किया गया था पूरे देश में, ठीक। 2 अक्टूबर क्यों? महात्मा गांधी का जन्मदिन, और महात्मा गांधी आप लोगों को पता है घोर समर्थक हैं स्थानीय स्वशासन के। उसके बाद 2 अक्टूबर 1953 को अगले ही वर्ष राष्ट्रीय प्रसार सेवा को लागू किया गया पूरे देश में। क्यों? क्योंकि जो पहला वाला कार्यक्रम है ये पूरी तरीके से फेल हो जाता है और फिर ये आगे चल करके दूसरा वाला भी फेल हो जाता है। इसीलिए समितियों का निर्माण की जाती है ताकि क्या किया जाए जिससे कि स्थानीय स्वशासन पर बल जो दिया जा रहा है उसे देश में लागू किया जाए। कैसे लागू किया जाए, कैसे कैसे प्रावधानों को हम ऐड करें, क्या करें, इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु समितियों का निर्माण होता है, जिसमें पहली समिति भी हमने पढ़ी थी बलवंत राय मेहता समिति। तो सबसे पहले समितियां फटाफट देख लो। बलवंत राय मेहता 3 वर्ड मतलब त्रिस्त्री। अशोक मेहता मतलब 2 स्त्री, 2 वर्ड है 2 स्त्री। इन्होंने 2 स्त्री पंचायती राज व्यवस्था की बात की। इन्होंने कहा कि 2 स्तर का पंचायती राज हो, इन्होंने 3 स्तर को बोला। फिर GV.K. राव, 4 शब्द हैं GV.K. राव, तो इन्होंने 4 स्त्री। LM सिंघवी 3 शब्द हैं त्रिस्त्री, और PK थुंगंग 3 स्त्री। डेट्स याद रख लेना, 1957 बलवंत राय मेहता, 1977 अशोक मेहता, GV.K. राव 1985, LM सिंघवी 1986 और PK थुंगन 1989। क्लियर? आगे हमने क्या पढ़ा था? बलवंत राय मेहता जिन्हें वास्तुकार शिल्पीकार कहा जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था का, ये बिल्कुल याद रखो, वास्तुकार या शिल्पीकार कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। त्रिस्तरीय इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था दी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति, पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला पंचायत, ठीक।
मैं फटाफट रिवाइज करा रहा हूं, फर्स्ट वीडियो में मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आप लोग देख सकते हैं। भारत सरकार ने राज्यों को पंचायती राज, जब यहां बलवंत राय मेहता आई, इन्होंने जैसे ही अपने सुझाव दिए सरकार को, तो सरकार ने इस सुझाव को पूरे देश में लागू करने का ऑर्डर दे दिया। तो पहला राज्य कौन सा बनता है? राजस्थान, जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करता है। कब करता है? 2 अक्टूबर 1959 को। उसका कौन सा जिला? नागौर जिला। और उस जिले के अंदर कौन सा ग्राम? बगदरी ग्राम। याद हो गया। 11 अक्टूबर 1959 में दूसरा राज्य जो बनता है वो आंध्र प्रदेश बनता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाता है। ठीक। फिर अशोक मेहता समिति 2 स्त्री और जीवीके राव समिति 4 स्त्री, बस इतना याद रखो। उसके बाद LM सिंघवी त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया इन्होंने। उसके अलावा इन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी? इन्होंने बोला कि सबसे पहले आप पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दीजिए, ताकि सभी राज्य बाध्य हों पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए। अभी तक क्या हो रहा था? बाध्य नहीं है, तो सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई इंप्लीमेंट कर रहा है तो कोई नहीं कर रहा है। तो संवैधानिक मान्यता देना सबसे जरूरी था। उसके बाद महिलाओं को 1/3 सीट पर आरक्षण की बात इन्होंने की, 33%। ठीक। SC ST जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, और इन्होंने नगर पालिका को भी बनाने का सुझाव दिया। इन्होंने बोला कि नियमित रूप से चुनाव हो, अगर कभी भी विघटन होता है सरकार का तो आप 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव करें, 5-5 साल में चुनाव होते रहें। ये नियमित रूप से चुनाव की व्यवस्था की। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, इन्होंने न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालय की भी सुझाव दिया। साथ ही साथ पीके थुंकन, इन्होंने भी क्या बोला कि संवैधानिक दर्जा दो, तभी बात बनेगी, तभी जो हमारा सपना है पंचायती राज व्यवस्था का, जो हमारा सपना है निचले स्तर पर लोगों को ज्यादा अधिकार दे करके उन्हें सक्षम बनाने की, ये तभी पॉसिबल होगा जब इसे संवैधानिक दर्जा मिलेगा, है ना। तो पीके थुंगन भी इन्होंने बोला कि आप संवैधानिक दर्जा दीजिए। तब राजीव गांधी की सरकार 64वां संविधान संशोधन लाती है और इसे लोकसभा में पारित करा ले जाती है, राज्यसभा में पारित नहीं हो पाती है, जिससे कि ये बिल कैंसिल हो जाता है। उसके बाद आती है PV नरसिम्हा राव की सरकार, जिनके द्वारा लोकसभा में भी पारित, राज्यसभा में भी पारित, राष्ट्रपति का शासन, और फिर पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया जाता है, जिसकी वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस कहते हैं। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। 73वां संविधान संशोधन में हमने डेट्स याद कर ली थी, लेकिन 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या प्रावधान ऐड किया गया, समितियों ने जो जो सुझाव दिए, उनमें से हमने कौन कौन से प्रावधानों को ऐड किया, उसको आप देखिए। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप लोग देखो 92 में लोकसभा में पारित हो रहा है, 92 में राज्यसभा में पारित हो रहा है, और अगले वर्ष 93 में राष्ट्रपति का शासन और लागू भी 93 में, इसलिए 92-93 संविधान संशोधन बोला जाता है। 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायतों से संबंधित है। 74वां जो है 74th वो नगर पालिका से संबंधित है, ये याद रखना आपको। ठीक। तो यहां पे सारे प्रावधान जो कि 73वें संविधान संशोधन में है, क्या है? संवैधानिक मान्यता दी गई, क्लियर, और इसे संविधान के भाग 9 में इसे जगह दिया गया। अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो पंचायतों से संबंधित हैं। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, भाग 9 का ए नगर पालिका से संबंधित है, उसे अभी हम लोग देखेंगे। फिर संविधान में 11वीं अनुसूची, एक नई अनुसूची जोड़ी गई जो कि पंचायतों से संबंधित है। अनुसूची क्यों होती है हमारे संविधान में? तो किसी भी, देखो पूरे संविधान में अनुच्छेदों में बात डिटेल से नहीं लिखी हुई होती है। एक अनुच्छेद दिया है, उसमें सिर्फ कुछ शब्दों में हमारी बात या प्रावधान को दिया होता है, लेकिन उसकी जो डिटेलिंग होती है विस्तार में, वो अनुसूचियों में दिया होता है, विस्तार में लिखा होता है। क्लियर है? इसीलिए अनुसूची को बनाया गया है। ठीक। तो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया और इसके अंतर्गत 29 विषय रखे गए कि ग्राम पंचायतें
29 विषयों पर कार्य कर सकती है। एक एक बिंदुओं को आपको याद रखना है, 29 विषय आपको याद रखना है। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 243 से 243 ओ तक। भाग 9 में 11वीं अनुसूची में पंचायतों को जोड़ा गया। क्लियर? उसके बाद इन्होंने त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया पंचायती राज को। ग्राम पंचायती राज जो संस्था है, प्रत्येक स्तर में इन्होंने इसकी बात मान ली सिंघवी समिति की कि 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। इसे इन्होंने बात माना और इसे संविधान में जोड़ दिया। जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। ठीक। उसके बाद अगर पंचायतों को भंग हो गई, किसी भी कारणवश पंचायत भंग हो गई, तो 6 माह के अंदर आपको फिर से चुनाव करने होंगे। जो बात अभी हम लोग समितियों में पढ़ रहे थे कि जो चुनाव प्रक्रिया है वह नियमित होना चाहिए, 5-5 वर्ष में होना चाहिए, और अगर भंग हो गई तो 6 माह के अंतर्गत आपको वापस से चुनाव व्यवस्था लागू करनी है, चुनाव फिर से करने हैं। इसमें जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष सदस्यता हेतु। ठीक, सदस्यता हेतु। लोकसभा में कितना था? 25, राज्यसभा में 30। याद आ रहा है? उसके बाद SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान दिया गया कि जो शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको आरक्षण प्रदान किया गया कि जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में जितनी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग, उस रेशो के अकॉर्डिंग इनको सीटें आरक्षित की जाए। उसके बाद OBC के आरक्षण को राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया कि राज्य सरकारें इस पर अपने अपने विचार विमर्श करें और OBC को कितना आरक्षण देना है वह स्वयं डिसीजन लें। हर एक राज्य के लिए अलग अलग हो सकता है। हर गांव में ग्राम सभा का गठन होगा। ये सारे प्रावधान थे जो कि 73वें संविधान संशोधन नियम 1992-1993 के अंतर्गत हैं। क्या ये सारी चीजें याद हो गई? नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी अनुच्छेद हैं उन्हें हम लोग फटाफट करके याद करते हैं। सबसे पहले हम लोग पंचायतों से संबंधित याद कर रहे हैं। 243 अनुच्छेद नंबर से लेकर के 243 ओ तक टोटल कितने? 16 प्रावधान हैं। ठीक, तो सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 243, तो स्टार्टिंग हो रहा है तो परिभाषा, जो पंचायतों की परिभाषा होगी वो इसमें होगी। तो आपको ये चीज बिल्कुल याद हो जाएगा कि परिभाषाओं को 243 अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 243 में रखा गया है। उसके बाद 243A अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा रखा है। अब मैंने बोला था आपको ट्रिक से भी याद कराऊंगा। ठीक, तो देखिए ग्राम सभा, सभा को क्या बोलते हैं? असेंबली। ए फॉर असेंबली। 243A असेंबली मतलब सभा, तो ग्राम सभा पंचायतों से संबंधित है तो ग्राम सभा। ठीक, याद हो गया। 243B, बी मतलब बनना, ये एक बी होता है ना, लेकिन आपको याद रखना है बनना, बी फॉर बनना। क्या? पंचायतों का गठन, पंचायतों को बनाना है, हमको गठन करना है। ए फॉर असेंबली ग्राम सभा, बी फॉर बनना गठन करना है। तो पंचायतों का गठन किसमें है? 243B में। 243C पंचायतों की संरचना, बिल्कुल याद होगा। सी से संरचना, आप राइमिंग बैठाओ। सी से संरचना, सी से संरचना। ट्रिक जितना कम यूज कर सकते हो करो। ठीक, अब ये बहुत सारे अनुच्छेद हैं, याद करना जरूरी है, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ट्रिक भी करो। जब चीजें याद हो जाएं तो ट्रिक को छोड़ दो। ठीक, सी से संरचना। डी से है स्थानों का आरक्षण। 243D में है स्थानों का आरक्षण। अब देखो डी से आपको याद रखना है दबे, बोलते हैं ना दबे कुचले लोग। दबे कुचले लोग कौन है ना? तो उनको आरक्षण देंगे।
क्योंकि उन्हीं के साथ जातियां हुई हैं पूरे हिस्ट्री में, आप लोगों ने देख रखा है ना। दमन, आप डी से दमन भी याद कर सकते हो, दबे या दमन। तो दमन किनका हुआ है? जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, है ना, उनके आरक्षण, ओबीसी आरक्षण। तो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो 243 डी में। क्लियर? तो ए से असेंबली, बी से बनना, सी से संरचना, डी से दमन या दबे कुचले लोग। फिर ई से कार्य, 243 ई में कार्यकाल या अवधि। तो ई फॉर एक्सपायरी। कब एक्सपायरी डेट बोलते हैं ना, एक्सपायरी डेट कब है, देखो इस मेडिसिन का कि एक्सपायरी डेट कब है, मतलब कब तक, मतलब कार्यकाल, मतलब अवधि, वो कब तक चलेगी। तो एक्सपायरी, आप एक्स ई से याद रखोगे, एक्सपायरी कार्यकाल अवधि। 243 में, 243 ई में कार्यकाल अवधि का प्रावधान है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है। आगे अनुच्छेद 243 एफ, सदस्यों की निर्हरताएं, अयोग्यताएं। एफ से आपको याद रखना है फेलुअर, फेल। कोई फेल कब होगा? जब वो अयोग्य होगा, जब वो अयोग्य होगा। तो जहां अयोग्यता होगी वहां योग्यता होगी, ठीक। और निर्हरताएं, योग्यता, अयोग्यता, ये सब किस में आएंगी? 243 एफ के अंतर्गत। फिर उसके बाद 243 जी, अनुच्छेद 243 जी। सब लोगों ने पार्ले जी खाया है ना, जी माने जीनियस, ठीक। तो पार्ले जी खा के क्या होता है? शक्ति मिलती है। पार्ले जी खा के हमको क्या मिल रही है? शक्ति मिल रही है। तो 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व की बात है। ये प्रावधान दिए गए। शक्तियों का प्रावधान पंचायती राज में कौन से अनुच्छेद में है? तो आप बोलोगे 243 जी। आंख बंद करते ही आपको क्लिक कर देना चाहिए, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिख लो आप लोग, परिभाषा, असेंबली, बनना, सी से संरचना, ये लिख लो आप, वरना भूल जाओगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एच क्या दिया हुआ है? पंचायती संस्थाओं को कर लगने का अधिकार। जी से हमने कर लिया शक्तियां। अब हरना, एच से याद करो, एच फॉर हरना, हर लेना। हर लेना, हर कैसे हरेंगे किसी को? टैक्स लगा लगा के, कर व्यवस्था लगा लगा के, टैक्स लगा लगा करके हम हर लेंगे, हरना, ठीक। तो 243 एच में पंचायती संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार, ये कर लगा सकती है, टैक्स सिस्टम लगा सकती है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 243 आई, आई फॉर इनकम, आई फॉर इनकम। तो इनकम जब होगा तभी तो पैसा होगा। तो राज्य वित्त आयोग का गठन किसमें है? 243 आई में। 243 आई, आई फॉर इनकम, एच से हरना याद रखना। आगे बढ़ते हैं 243 जे, जे से याद रखो जांच, जांच पड़ताल, जे फॉर जांच, जांच। तो पंचायतों के लेखाओं की समपरीक्षा या जांच करना, समपरीक्षा मतलब जांच पड़ताल ही होती है, ठीक। और मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं कौन कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अभी मैं इसको बता दूं, फिर इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा, लेकिन याद सारे रखो, कुछ भी आ सकता है। तो जे फॉर जांच, अनुच्छेद 243 के, पंचायतों के लिए निर्वाचन, निर्वाचन किसका होगा? जो कैंडिडेट खड़े होंगे उन्हीं को तो निर्वाचित, निर्वाचित समझ रहे हो। तो के फॉर कैंडिडेट, स्पेलिंग में मत जाना, के फॉर कैंडिडेट याद रखो, कैंडिडेट। आप बोलोगे सर कैंडिडेट तो सी से स्टार्ट होता है, यहां के से आपको ट्रिक बनानी है, के फॉर कैंडिडेट, क्लियर। तो पंचायतों के लिए निर्वाचन, निर्वाचन किसका होगा? कैंडिडेट का, ठीक। अनुच्छेद 243 एल, एल फॉर लागू,
लागू याद रखो, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। संघ राज्य क्षेत्र कौन से होते हैं? यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, है ना, उसी को बोलते हैं ना संघ राज्य क्षेत्र। तो 243 एल में प्रावधान दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था को संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। तो लागू कहां पे? एल से लागू, लागू वर्ड जब भी आए तो आप समझ जाना कहां पे लागू करना है, संघ राज्य क्षेत्रों में। 243 एल। अब अनुच्छेद 243 एम। एम कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। ना होना मना कर रहा है कि कुछ कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स हैं जहां पे ट्राइब्स एरिया है, तो वहां पे पंचायतों का गठन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कुछ एरियाज को डिफाइन किया गया है कि यहाँ पे पंचायतों का गठन नहीं हो सकता है। तो उसी से संबंधित प्रावधान है कि 243 एम में कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। तो एम से याद रखो मना कर रहा है, मतलब एम फॉर मना। ठीक, पूरे 16 प्रावधानों में मना कहां पे कर रहा है? तो एम में मना कर रहा है। उसके बाद 243 एन, अनुच्छेद 243 एन, विद्यमान विधियां और पंचायतों का बना रहना। मतलब जो भी हमारे यहाँ पे प्रावधान बने हैं, जो भी कानून बना हुआ है वो बना रहेगा, मतलब निरंतर रहेगा। एन से निरंतर, कंटिन्यू, निरंतर, निरंतरता, ऐसे याद रखो कि जो भी विधियां हैं, पंचायतों हैं, वो बनी रहेंगी, किसी भी कंडीशन में बनी रहेंगी। तो आपका यहां पे क्या याद हो गया? 243 एन से निरंतरता। उसके बाद अनुच्छेद 243 ओ, इसके अंतर्गत क्या है? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों को हस्तक्षेप का वर्जन, मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकती न्यायालय। ओ से याद रखो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती है न्यायालय, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है न्यायालय। किससे संबंधित? निर्वाचन संबंधित मामलों में। जो निर्वाचन हो रहे हैं, ऐसे, ये तो ग्राम पंचायत है, वैसे हमारा जो स्टेट असेंबली की जो चुनाव होती है और जो लोकसभा राज्यसभा की जो चुनाव होती है, उसमें भी निर्वाचन जो पद्धति है उससे संबंधित कोई भी हस्तक्षेप न्यायालय नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसके प्रावधान अलग हैं। यहां पे आप याद रखो अनुच्छेद 243 ओ में जो न्यायालय है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता निर्वाचन संबंधित मामलों में। ग्राम पंचायत के निर्वाचन संबंधित मामलों में जो न्यायालय है वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्या इतनी बात क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है? नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी, मिटा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, रिपीट करके देख लेना। ठीक, अब बात आती, ये हो गया 73वां संविधान संशोधन और पंचायतों संबंधी जितने भी अनुच्छेद थे खत्म हो गए। उसके बाद अब 74वां संविधान संशोधन को देखेंगे। तो अब आपको मैंने बताया था 73वें संविधान संशोधन से पहले राजीव गांधी ने एक संशोधन लाए थे, 64वां संविधान संशोधन, जो कि पंचायतों संबंधित था। तो 64 के बाद 65 आएगा। तो 65वां संविधान संशोधन लाए थे किसके लिए? नगर पालिकाओं के लिए, कि शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, एलएम सिंघवी समितियों से की जो सिफारिशें थी उनको माना जा रहा था। बलवंत राय मेहता ने जो सिफारिशें दी थी उससे भी काफी प्रेरित थे। ठीक, उसके बाद राजीव गांधी यहां पे भी लोकसभा में पारित करा ले जाते हैं, पंचायतों में भी लोकसभा में पारित करा ले जाते हैं क्योंकि उनकी सरकार है। उसके बाद राज्यसभा में ये पारित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उस समय जब राजीव गांधी की सरकार है तो ना तो ग्राम पंचायत और ना नगर पालिका दोनों का बनना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की फिर से सरकार आती है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आ रही है, तो इन्होंने 74वां संविधान संशोधन किया और ग्राम पंचायतों के लिए 73वां संविधान संशोधन किया, नगर पालिका के लिए 74वां संविधान संशोधन किया। क्लियर? तो इन्होंने 1992, दिसंबर 1992, इसकी डेट्स उतनी इंपॉर्टेंट, इतना याद रखो, 1992 में लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में दिसंबर 1992 में पारित हुआ, राष्ट्रपति का शासन 20 अप्रैल को, और पूरे देश में लागू किया गया
1 जून 1993, ये याद रखो, 1 जून 1993। और पंचायतों को 24 अप्रैल, याद है? 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल को ही पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक। और नगर पालिका व्यवस्था 1 जून 1993 से, याद हो गया? आगे, अब 74वें संविधान संशोधन में कौन कौन से प्रावधान रखे गए थे? सेम चीज, सबसे पहले संवैधानिक मान्यता दी गई। ठीक। साथ ही साथ इसे संविधान के भाग 9A में रखा गया। और कितने आर्टिकल्स? आर्टिकल्स नंबर 243P से लेकर के 243ZG तक, ये याद रखोगे। P से लेकर के ZG, कैपिटल ZG। ठीक है, अभी समझाऊंगा आगे, सारे अनुच्छेद याद करेंगे फटाफट। उसके बाद संविधान में 12वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया और पंचायतों को 11वीं अनुसूची में, 11th है ना, इसे 12वीं में जोड़ा गया। इसमें 18 विषय हैं और उसमें 29 विषय हैं। पंचायतों में, नगर पालिका में 18 विषय हैं कि नगर पालिका 18 विषयों पर कार्य कर सकती है। पंचायती राज जो है ये भी त्रिस्तरीय ढांचे का इन्होंने बोला। ठीक, पर अलग अलग जगहों पे अलग अलग है ना, वो सब मैं आपको बताऊंगा संरचना में। ठीक। ग्राम पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में, अब यहां पे भी महिलाओं को आरक्षण 1/3 कॉपी होगा, सेम चीज। नगर पालिका में भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, 1/3 महिलाओं को दिया गया है, मतलब 33% आरक्षण। कार्यकाल सेम 5 वर्ष। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंतर्गत निर्वाचन होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष सदस्यों का। ठीक। SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान। OBC आरक्षण को राज्य विधानमंडल तय करेगी कि इसे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए और कितना देना चाहिए। तो ये सारे प्रावधान हैं, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब नगर पालिकाओं से संबंधित सारे अनुच्छेद हम लोग देखेंगे। 243P, और वहां पे 243 से स्टार्ट था और 243O तक था। 243 से स्टार्ट था और 243O तक था। O से ऑब्जेक्शन, लास्ट वाले में क्या था? न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा निर्वाचन संबंधित मामलों में। याद आ रहा है? अब यहां पे देखो, P से, अब P से सीधे सीधे आपको पता है, P से सर परिभाषा ही आ रही है। P से परिभाषा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो किसके परिभाषा? नगर पालिका से, नगर पालिका की परिभाषा कि क्या होती है नगर पालिका। ठीक। उसके बाद अनुच्छेद 243Q, इसमें है नगर पालिकाओं का गठन। तो आप इसे ऐसे याद करो कि नगर पालिकाओं का गठन क्यों किया जाए, मतलब क्यों, तो क्यों से संबंधित क्यों, क्या क्यों गठन, तो क्यों गठन, ऐसे याद रखोगे। 1-2 बार जब रिवाइज कर लोगे ना तो आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत इजी है। लोगों को ये बहुत टफ लगता है कि मैं पंचायतों का और नगर पालिकाओं के अनुच्छेद कैसे याद करूंगा, ऐसे याद करेंगे। ठीक। और आप लोग भी, ये इसको नेमोनिक्स बोलते हैं, आप लोग भी अपने स्तर पर आपको जो ठीक लगे वो बनाइए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि किसी के बताए हुए, आपको जहां पे लगता है मैं चेंज कर लूं, आपको जल्दी उससे हिंट कर रहा हो तो आप वहां चेंज कर सकते हो। मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर रहा हूं। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 243R की बात करें तो नगर पालिकाओं की संरचना। अब यहां पे कैसे करेंगे? आर से क्या शब्द बनता है? आर से रचना, रचना 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 संरचना, रचना रचना संरचना। तो नगर पालिकाओं की संरचना, 243R नगर पालिकाओं की संरचना, 243P परिभाषा, क्यों गठन, आर रचना संरचना। 243S, अनुच्छेद 243S में S फॉर समिति, समितियों का गठन और उसकी संरचना।
वार्ड समितियों की संरचना और गठन की बात 243 में किया गया है। वार्ड समितियां, अगर पूछेगा क्वेश्चन वार्ड समितियों की गठन और संरचना की प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 243 ठीक। अनुच्छेद 243 टी, इसमें क्या है, वही स्थानों का आरक्षण देना, आरक्षण। तो आप लोग किसको किसको आरक्षण देते हो, एससी को देते हो, एसटी को देते हो, है ना, ओबीसी को देते हो। तो आपको याद रखना है ये टीएसटी, टीएसटी, टीएसटी और कुछ है ही नहीं, टीएसटी। तो एसटी को आरक्षण, तो आरक्षण से याद रखोगे टीएसटी, ठीक, एसटी को आरक्षण, ठीक। बाकी फिर आरक्षण अब इतना याद आ जाएगा, एसटी तो एससी ओबीसी सब जोड़ लोगे, महिलाओं को जोड़ लोगे, ठीक। उसके बाद आता है यू, 243 यू, अनुच्छेद 243 यू, यू से आपको यू ही याद रखना है। तुम, अब कोई आता है आपके पास तो उससे आप सवाल पूछते हो, तुम कब जाओगे, तुम्हारा मतलब कब तक का, आप क्या पूछ रहे हो, अवधि पूछ रहे हो, है ना, कि तुम कब तक जाओगे, एक अवधि बताओ, टाइम बताओ कब तक जाओगे, है ना। तो यहां पे भी सदस्यों और बाकियों का अवधि कार्यकाल की बात की जा रही है। 243 यू, तुम कब जाओगे, तो तुम्हारा कार्यकाल कितना है ना, ये चीज है 243 यू में, तुम। उसके बाद अनुच्छेद 243 वी, वी से आपको याद रखना है विक्ट्री, विक्ट्री कब मिलेगी, जब आप योग्य होगे, योग्यता, जब आपके पास योग्यता होगी, और जहां योग्यता होगी वहां अयोग्यता होगी। तो योग्यता अयोग्यता, निर्भरताएं, तो सदस्यों की निर्भरताएं, सदस्यों की अयोग्यता किस प्रावधान में दिया गया है, तो 243 वी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू, इसमें क्या दिया है, शक्तियां, किसकी, नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार, अधिकार, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, ठीक, अकाउंटेबिलिटी। तो आपको याद रखना है WWE, देखते हो, ब्रॉक लेसनर, है ना, अपने फेवरेट WWE रेसलर का नाम नीचे लिख के बताना। तो WWE कौन जीतेगा, WWE चैंपियनशिप हो रही है मान लो, तो कौन जीतेगा, जिसके पास शक्ति ज्यादा होगी, है ना। तो शक्ति जिसके पास ज्यादा होगी तो WWE जीत जाएगा। तो 243 W में WWE याद रखोगे, और याद रखोगे कि नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का जो प्रावधान है वो 243 W में रखा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 243 एक्स, एक्स किसमें होता है, टैक्स, टैक्स लगाने की जो शक्ति है वो किसमें है, अनुच्छेद 243 एक्स में। सब याद हो गया, नोट डाउन कर लो। अब बात आती है अनुच्छेद 243 वाई, वित्त आयोग राज्यपाल के द्वारा गठन, वित्त आयोग का गठन सिंपल सी याद रखनी है। तो वाई, सीधे क्वेश्चन पूछो वाई, क्यों, ठीक, पैसों को कहां खर्च, नगर पालिका पूछ रहा है हमको पैसे चाहिए, तो वित्त आयोग पूछ रहा है, क्यों, कौन पूछ रहा है, वित्त आयोग पूछ रहा है, किससे, नगर पालिका से, ठीक है। तो वित्त आयोग का गठन किसमें किया गया है, 243 वाई। ऐसी स्टोरीज थोड़ा थोड़ा बना लो अपने अकॉर्डिंग, ठीक। फिर आती है बात अनुच्छेद 243 जेड। अब मुझे बताओ ABCDEF लास्ट क्या है, जेड, अंतिम है, याद रखना अंतिम है, ठीक। तो नगर पालिकाओं के लेखाओं का संपरीक्षा, अब बताओ मुझे, संपरीक्षा हमने, जांच होती है, जांच कब होगी, कॉपी चेक कब होगा, जब आपकी परीक्षा हो जाएगी। परीक्षा कब होगी, जब आपका साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब ABCD कंप्लीट हो जाएगी, जेड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जेड सबसे अंतिम है, मतलब सारा साल, पूरा साल खत्म हो चुका है, पढ़ाई वढ़ाई हो चुकी है,
अब किसकी बात है? परीक्षा की, जांच की। तो नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 243 जेड में। क्लियर? जेड अंतिम याद रखोगे, अंतिम लिख लो, जेड है अंतिम। और अंतिम में क्या होगा? परीक्षा होगी, और परीक्षा की क्या होगी? जांच होगी, उसकी संपरीक्षा होगी। चलो अब आती है, अब जेड खत्म, फिर से नया साल आ गया, नई शुरुआत। तो अनुच्छेद 243 जेड ए, देखो जेड तक खत्म, अब आएगा जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, ऐसे बाकी के बचे हुए प्रावधानों को इस तरीके से याद रखना है। क्लियर? तो जेड ए नई शुरुआत है, मतलब नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, नए लोगों को भर्ती करेंगे, नए सदस्यों को जोड़ेंगे। क्या समझ में आ रहा है? तो नई शुरुआत, निर्वाचन कर दिया हमने, यहां पे आज लिख लो नई शुरुआत। क्लियर है? उसके बाद अनुच्छेद नंबर 243 जेड बी, बी से याद रखना है भी, बी से भी क्या है इसके अंतर्गत? अनुच्छेद जो है संघ राज्य क्षेत्रों को भी लागू करेगा। मतलब संघ राज्य क्षेत्र क्या है हमारे? वही यूनियन टेरिटरीज, उनमें भी लागू होगा ये सारे प्रावधान, नगर पालिका वाला प्रावधान। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन, तो संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू। ठीक, फिर उसके बाद 243 जेड सी, कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना मतलब सी से कट कर दो, कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं कर रहे हैं। वही जो मैंने आपको पंचायतों में बताया था कि कुछ नॉर्थ ईस्ट के ऐसे जगह हैं जहां पे पंचायत नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वहां पे शेड्यूल एरिया, शेड्यूल कास्ट वाले एरिया ज्यादा है, ट्राइब्स एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स वाले एरिया ज्यादा है। ठीक, और पहाड़ी एरिया है तो नहीं बना सकते। अनुच्छेद 243 जेड डी, डी से याद रखोगे डिस्ट्रिक्ट, जिला। ठीक, तो क्या है? जिला योजना के लिए समिति का गठन, जिला योजना के लिए। तो 243 जेड डी जिला योजना के लिए समिति। फिर 243 जेड ई, इसको क्या हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं? जी, जी, तो जी किसको हम लगाते हैं? जो महान हो, तो महानगर योजना के लिए समिति। महानगर जो महान है, जो नगर महान है, महानगर, उसको हम लोग आदर दे रहे हैं, जी जी। ठीक, 243 जेड ई महानगर योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 जेड एफ, एफ से वही याद रखो फेल, वहां पे भी याद कराया था फेल, विद्यमान विधियां और नगर पालिकाओं का बना रहना, मतलब फेल होने के बाद भी मैं बना रहूंगा, ऐसे याद रखो स्टोरी कि फेल होने के बाद भी निरंतरता। तो सारी विधियां नगर पालिकाओं का बना रहना वाला प्रावधान किसमें है? 243 जेड एफ में। फेल होने के बाद भी विद्यमान है, फेल होने के बाद भी निरंतर हैं, सारी विधियां विद्यमान हैं। उसके बाद अनुच्छेद 243 जेड जी, तो जेड जी, जी माने जी हुजूरी, जी हम लगाते हैं ना, जी हुजूरी, तो जी हुजूरी किसको करेंगे हम? न्यायालय को। न्यायालय ने जो बोल दिया वही होगा, है ना, फाइनल डिसीजन, न्यायालय का डिसीजन फाइनल डिसीजन। तो निर्वाचन संबंधित मामलों में सेम चीज अंत में आ रहा है, न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जन, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है न्यायालय संबंधित मामलों में, निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। देखो सारे प्रावधानों में जो अंतिम है यहाँ पे वो कौन सा है? जेड जी है, जो कि क्या है? निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। वहां पे ओ था ऑब्जेक्शन पंचायतों में, तो वहां पे भी न्यायालय जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा निर्वाचन संबंधित मामलों में। क्लियर है? आप कंपेयर करके भी याद कर सकते हो, कंपेयर करके भी याद करना। तो ये सारे जितने भी थे प्रावधान वो मैंने आपको बता दिया। ठीक,
आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। ठीक, कुछ भी डाउट है या कुछ भी पूछना है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ ताकि वहाँ पे मैं डेली क्विज लेकर के आता हूँ, उसे आप लोग लगा सको। श्री राम एकेडमी के नाम से है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिए और प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।